गुड मॉर्निंग मैम। ठीक है, चलो फिर पढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग लास्ट क्लास में पादप ऊतक पढ़ रहे थे। चलो, तो कौन बताएगा कितने प्रकार के होते हैं पादप ऊतक? कल दो पढ़ा। प्रकार के, हाँ, बताओ जल्दी से कौन कौन से। विभज्योतक और स्थायी ऊतक। विभज्य ऊतक और स्थायी ऊतक। फिर स्थायी ऊतक कितने प्रकार के? अच्छा, पहले विभज्य ऊतक कितने प्रकार के होते हैं ये बताओ। 3 प्रकार के। हाँ, कौन कौन से प्रकार? शीर्ष, शीर्ष, पार्श्वी, अंतविष्ट। अंतविष्ट, वेरी गुड। तो बता दो अब, शीर्षस्थ विभज्य ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? शीर्ष में, पौधे के सबसे ऊपर, और जड़ों में, जड़ों के नीचे। फिर से बोलो, सुनाई नहीं दिया मुझे। जड़ एवं तने के वृद्धि वाले स्थानों पर होता है। वह पौधों की लंबाई में वृद्धि करता है। वेरी गुड। जड़ एवं तने के वृद्धि वाले भागों में होता है और पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है। और दूसरा कौन सा था? पार्श्वीय। ठीक है, पार्श्वीय में कहाँ पे पाया जाता है बच्चों? तने की परिधि व मूल में वृद्धि वाले स्थान पर पार्श्वी विभज्य ऊतक पाया जाता है। तो जो पाए ये जाते पार्श्वीय है, ये तने जो पौधे की मोटाई में वृद्धि करता है, ठीक है, चौड़ाई में। जो शीर्षस्थ है वो उसकी लंबाई में वृद्धि करता है, ठीक है, Yes, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। तो क्योंकि ये तने के परिधि वाले स्थानों पे पाया जाता है पार्श्वी, तो ये तने की मोटाई में वृद्धि करता है पौधे की, ठीक है। यस। और कौन सा था तीसरा? अंतविष्ट। अंतर्विष्ट कहाँ पाया जाता है? यह पर्व संधियों में पाया जाता है। इसमें पाई जाने वाली कोशिकाएं क्या होती हैं? अत्यधिक क्रियाशील होती हैं, बताया था। ये पर्व संधियों में पाया जाता है अंतर्विष्ट विभज्योतक, और इसमें पाई जाने वाली कोशिकाओं में बहुत अत्यधिक क्रियाशील होती है, ठीक है। यस मैम। तो कल हम लोगों ने कंप्लीट किया कौन सा? विभज्योतक के बारे में। अब हमें पढ़ना है स्थायी ऊतक के बारे में। क्या पढ़ना है? स्थायी ऊतक। ठीक है, जैसे मैंने कल थोड़ा सा बताया था इसके बारे में कि जो पौधे होते हैं ना बच्चों, उसमें जो कोशिकाएं होती हैं जो निरंतर विभाजित होती हैं, उनको तो हमने विभज्योतक में डाल दिया। परंतु कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो कि एक समय के बाद विभाजन करने की क्षमता खो देती हैं और स्थायी ऊतक बना लेती हैं। मतलब अब उसमें और विभाजन की प्रक्रिया नहीं होगी, ठीक है। यस मैम। सही बात। मतलब पौधों में पाई जाने वाली कोशिकाएं जब अपनी विभाजन की क्षमता खो देती हैं, तो वो स्थायी ऊतक का निर्माण करती है। देखो, अगर आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे, क्लास में बहुत अच्छे से प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ में बैठोगे ना, तो क्या होगा ना, आप लोगों को याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी चीजों को। ये सब एग्जाम में आता है आपके। पादप ऊतकों को समझाइए कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको कितना आसान है। सरल स्थायी ऊतक, ओ सॉरी, विभज्य ऊतक, स्थायी ऊतक। इस विभज्य ऊतक में हमने पढ़ ही लिए 3 प्रकार, अभी आप लोगों ने बताया। स्थायी ऊतक में भी हमने बोला कि ऐसी कोशिकाएं जो विभाजन की क्षमता खो देती है, वो स्थायी ऊतक कर। यही छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रख के लिखनी होती है एग्जाम में, इसलिए क्लास में अच्छे से सुना करो कोई क्या बोल रहा है, ठीक है। यस मैम। बहुत अटेंटिव रह के बैठना जरूरी, नहीं तो ये बायोलॉजी में यही होता है, फिर हम लोग एक साथ ध्यान नहीं देते, फिर बहुत सारा पढ़ने का लगता है, फिर सबको लगता है ये तो रटने का सब्जेक्ट है यार, सुनना रटना पड़ रहा है, डेफिनेशन रटना कुछ नहीं है, समझो बात को। स्थायी ऊतक, ठीक है, ऐसा ऊतक जिसमें पाई जाने वाली कोशिकाएं विभाजित नहीं हो रही हैं, विभाजन की क्षमता खो चुकी है, वो स्थायी ऊतक का निर्माण कर लेंगी, ठीक है। चलो लिखो इसकी परिभाषा। विभज्य ऊतक की कोशिकाएं विभाजन के पश्चात अपनी विभाजन की क्षमता खो देती हैं, जिसके फलस्वरूप स्थायी ऊतक का निर्माण होता है, ठीक है। इसका मतलब यही है कि जो विभज्य ऊतक ही है बच्चों, वो आगे जाकर के स्थायी ऊतक का निर्माण करता है, ठीक है। मतलब विभज्य ऊतक में पाई जाने वाली कोशिकाएं जब एक समय के पश्चात अपनी विभाजन करने की क्षमता खो देती है, तो स्थायी ऊतक का निर्माण हो जाता है वहां पे, ठीक है। यस मैम। तो अभी हमने देखा विभज्य ऊतक में पाई जाने वाली कोशिकाएं जब अपनी विभाजन करने की क्षमता खो देती हैं, तो वो स्थायी ऊतक का निर्माण करती है। ये जो प्रक्रिया होती है ना बच्चों, किसी कोशिका का एक स्थायी रूप या आकार लेने की ये जो प्रक्रिया होती है, इसे कहा जाता है विभेदीकरण। क्या कहा जाता है? विभेदीकरण, ठीक है।
किसी भी विभेदीकरण कोशिका के स्थायी आकार या स्थायी आकार लेने की जो क्षमता होती है, यानी जो प्रक्रिया होती है, सॉरी क्षमता नहीं, किसी कोशिका के स्थायी आकार लेने की जो प्रक्रिया होती है उसे विभेदीकरण कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे बहुविकल्पी प्रश्नों में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, आपसे सब पूछा जाएगा कोशिका के नियमित स्थायी आकार लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो आपको उत्तर क्या लगाना है, विभेदीकरण। ठीक है, विभेदीकरण। इसकी परिभाषा लिखो, मैं लिखवा रही हूँ। यस मैम। कोशिका के स्थायी रूप व आकार लेने की प्रक्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। मतलब अगर कोई कोशिका एक निश्चित या स्थायी आकार व रूप ले लेती है तो उस प्रक्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। मतलब एक स्थायी आकार लेने के बाद में अब कोशिका में कोई विभाजन नहीं होगा। ठीक है, स्थायी आकार ले लिया मतलब अब वो परमानेंट हो गई, वो उस पोजीशन में रहेगी और उस आकार में ही रहेगी, अब उसमें कोई विभाजन नहीं होगा। यस मैम। तो ये प्रक्रिया कहलाती है विभेदीकरण। अब हम आते हैं स्थायी ऊतक के प्रकार में। सरल स्थायी ऊतक पढ़े थे हम लोगों ने कल। अब मैंने वो फ्लो चार्ट बनवाया था, देखो उसको। यस मैम। उसमें देखो विभज्य ऊतक पढ़ लिए, अब हम स्थायी ऊतक पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब स्थायी ऊतक में आप देखो दो प्रकार के होते हैं, सरल और जटिल। ठीक है, तो सरल स्थायी ऊतक के भी 5 प्रकार मैंने बताए थे, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, एरेन्काइमा और फ्लोरेन्काइमा। ये नाम सबको थोड़े से डिफिकल्ट लग सकते हैं याद करने में, बट आपको पढ़ना पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, इसको यही बोलते हैं। ठीक है, यस मैम। यस तो मैम। फिर अब हम इस सरल स्थायी ऊतकों के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं कि आखिर ये क्या क्या ऊतक है और इनका कार्य क्या होता है पौधों में। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम शुरू करेंगे सरल स्थायी ऊतक। तो बच्चों पौधों में एक इसमें टर्मिनोलॉजीज थोड़ी आएंगी। सबसे पहला एक होती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस मैं अभी बताऊंगी आपको। एपिडर्मिस पौधों में जानते हो एपिडर्मिस किसको बोलते हैं, जो पौधे की सबसे बाहरी परत होती है ना, आप कह सकते हो पौधे की जो त्वचा होती है, जैसे हमारी त्वचा सबसे बाहरी परत है। ठीक है, स्किन जिसको हम बोलते हैं स्किन, उसी प्रकार पेड़ पौधों की भी जो स्किन होती है, पेड़ पौधों की स्किन, उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। पेड़ पौधों की जो सबसे बाहरी परत होती है उसे एपिडर्मिस बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि ये टर्म यहाँ पे बार बार यूज होता है बॉटनी में, यानी पौध क्या बोलते हैं, हाँ बॉटनी में ये जो एपिडर्मिस टर्म बार बार यूज होगा, तो आपको इसको पता होना चाहिए। इसका मतलब है पौधे की सबसे बाहरी परत। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं सरल स्थायी ऊतक क्या होते हैं, तो इसकी परिभाषा लिखो। ओके मैम। एपिडर्मिस के नीचे, एपिडर्मिस, अब एपिडर्मिस मतलब किसकी बात हो रही है, पौधे की त्वचा की या सतह की बात हो रही है। ठीक है, कोशिकाओं की कुछ परतें पाई जाती हैं जिसे सरल स्थायी ऊतक कहते हैं। समझ में आया, मतलब पौधे की जो त्वचा है उसके नीचे कुछ परतों में कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसे सरल स्थायी ऊतक कहते हैं। ये बच्चों बहुत सारे टाइप की होती है, मैं आपको माइक्रोस्कोपी इमेज दिखाऊंगी इसकी, कि माइक्रोस्कोप में अगर आप किसी पौधे के हल्का सा उसकी एपिडर्मिस को काट करके आप उसको स्लाइड में रख करके माइक्रोस्कोप में देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि कितने प्रकार की कोशिकाएं वहां पर पाई जाती हैं। ठीक है, मैं भी आपको दिखाती हूँ ये दिखता कैसे। हो गया। ठीक है बच्चों, ये वाला इमेज दिख रहा है आप लोगों को? यस मैम। सबको दिखाई दे रहा है? ये देखो, अगर आप किसी पत्ती को ही उठा लो, ठीक है, उसका छोटा सा पीस करो और उसको माइक्रोस्कोप में देखो, तब आपको इस तरीके की संरचना दिखाई देगी। ये जो सबसे बाहरी लेयर दिख रही है वाली कोशिका है, इसको बोलेंगे एपिडर्मिस। ठीक है, अभी मैंने बताया जो सबसे बाहरी परत होती है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। फिर आप लोग देख रहे हैं उसके नीचे कुछ इस तरीके की कोशिका, ये सारी कोशिकाएं संरचना में थोड़ी थोड़ी अलग दिख रही हैं। कोई थोड़ी लंबी है, कोई एकदम छोटी छोटी चौकोर है, कोई ऐसे देख रहे हो किसी के बीच में ऐसे बहुत ज्यादा गैप दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस प्रकार की संरचनाएं पौधों में बहुत कॉमन है, इस तरीके की संरचनाएं पाई जाती है। ये जो हो गई बीच की कोशिकाएं, यहाँ पे इसको बोला जाता है पेरेन्काइमा। क्या बोला जाता है, पेरेन्काइमा। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे क्या है, ये पेरेन्काइमा। अभी मैं बताऊंगी इसका क्या कार्य होता है। फिर यहाँ पे है जाइलम और फ्लोएम। अभी सिर्फ नाम सुन लो, मैं सबके बारे में पढ़ाऊंगी आपको। ठीक है, ये भी एक पेरेन्काइमा। ये स्टोमेटा है। स्टोमेटा जानते हो क्या होता है, इनको बोलते हैं रंध्र। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, मतलब जिसके द्वारा वो अपना
जल की वाष्प को बाहर निकालते हैं पत्तियों से, वो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया स्टोमेटा के द्वारा होती है, ठीक है। इसके अलावा ये लोअर एपिडर्मिस, मतलब ऊपरी सतह और निचली सतह। ऊपरी सतह को बोलते हैं अपर एपिडर्मिस, निचली सतह को बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस, और उसके बीच में ये बहुत सारे प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो ये सब किसके प्रकार है? यहाँ पे सरल स्थायी ऊतक के। जाइलम फ्लोएम जटिल स्थायी ऊतक है, बट वो भी हम सारे पढ़ेंगे। इस प्रकार की संरचना होती है पौधों में, समझ आ रहा है? यस मैम। कितने सारे दिख रहे हैं? टिश्यू के प्रकार इस प्रकार से अरेंज होते हैं। मैं आपको रियल इमेज भी दिखाऊंगी लीफ की, यहाँ पे दी नहीं हुई है। ये माइक्रोस्कोप में आप देखोगे तो बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देता है, जैसे ये देख रहे हो, ये असली इमेज है। देखो माइक्रोस्कोप में ऐसा दिखता है आपको, ठीक है। इस प्रकार से कोशिकाएं दिखती है अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो, ठीक है। यस मैम। तो अभी हमने देखा कि इस प्रकार से सारे ये सरल स्थायी ऊतक एपिडर्मिस के नीचे पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे सबसे पहला होता है पेरेन्काइमा। हमने पढ़ा सरल स्थायी ऊतक में सबसे पहला पेरेन्काइमा। अब पेरेन्काइमा क्या होता है? तो बच्चों, पेरेन्काइमा किसी भी पौधे में पाया जाने, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला सरल स्थायी ऊतक है। मतलब किसी पौधे में सबसे ज्यादा कौन सा ऊतक पाया जाता है? पेरेन्काइमा। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि पौधे में कौन सा सरल स्थायी ऊतक सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो आप बोलोगे पेरेन्काइमा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका कार्य क्या होता है बच्चों? भोजन का भंडारण करना। भोजन का भंडारण भंडारण करना, ठीक है। यस मैम। ये कार्य आप लिखते जाना, ठीक है, सबके इंपॉर्टेंट है। तो पेरेन्काइमा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला सरल स्थायी ऊतक है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला सरल स्थायी ऊतक है। और इसका कार्य क्या है बच्चों? भोजन का भंडारण करना। याद रहेगा सबको? यस मैम। ये भी सब बहुविकल्पीय ma'am. प्रश्नों में आता है, ठीक है। भोजन का भंडारण कौन सा ऊतक करता है पौधों में? तो आप लोग लिखोगे पेरेन्काइमा। अब दूसरा है हमारा क्लोरेन्काइमा। नाम याद रखना है सबको, ठीक है। यस मैम। क्लोरेन से थोड़ा थोड़ा आप समझो। क्लोरेन, क्लोरो से मतलब होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल यानी हरित लवक, ठीक है। यस मैम। पौधों में जो भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है बच्चों, वो आप लोगों को पता है हरित लवक में होती है, मैंने पढ़ाया था। जितना भी हरित लवक होता है पौधों में, वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है, जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। यस मैम। क्लोरेन्काइमा वो ऊतक है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है, ठीक है। यस मैम। क्लोरेन्काइमा का कार्य क्या हुआ? प्रकाश संश्लेषण करना। प्रकाश संश्लेषण करना। क्यों करता है ये प्रकाश संश्लेषण? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। जहां भी क्लोरोफिल या हरित लवक, क्लोरोफिल हरित लवक को अंग्रेजी में क्लोरोफिल बोलते हैं, ठीक है। यस मैम। यस मैम। जहां भी हरा पौधे में क्लोरोफिल पाया जाएगा, वहां पे प्रकाश संश्लेषण होगा। और क्लोरेन्काइमा वो टिश्यू होता है जो कि प्रकाश संश्लेषण करता है। अब नेक्स्ट है बच्चों एरेन्काइमा। क्या है? एरेन्काइमा। नाम से चीजों को याद रखने की कोशिश करो, जैसे क्लोरेन्काइमा, क्लोरोफिल, हरित लवक, प्रकाश संश्लेषण। थोड़ा ना चीजों को इस तरीके से बायोलॉजी में याद करना होता है, ठीक है। तो मैं बोल रही हूँ कि वर्ड से चीजों को याद रखो। अब एरेन, एरेन मतलब एयर, एयर से मतलब है यहाँ एयर, एयर यानी क्या? हवा, ठीक है। यस मैम। मतलब एयर या हवा। तो होता क्या है बच्चों? जलीय पौधे जानते हैं आप लोग क्या होते हैं? जलीय पौधे ऐसे पौधे जो पानी में उगते हैं, ठीक है, जो पूरे समय जैसे जलकुंभी एक होता है, कमल देखा है आपने, कमल पानी में होता है। और भी बहुत सारे जलीय पौधे होते हैं। आपने देखा होगा, कभी तालाब या नदी के आसपास जाइएगा, आप देखना वहां पे बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल जल में डूबे हुए होते हैं, मतलब पानी के अंदर ही ग्रो करते हैं, ठीक है। देखे हैं ऐसे जलीय पौधे आप लोगों ने? भूमि पर नहीं होते, वो पानी के अंदर होते हैं। स्पेशली कमल तो सबने देखा ही होगा, ठीक है, कि उसकी पत्तियां किस प्रकार से पानी के ऊपर ऐसे उतराती हैं और ये ऐसा फूल होता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो जलीय पौधे होते हैं ना बच्चों, इनके जो टिश्यूज होते हैं, इनके जो पादप ऊतक होते हैं, उनके बीच में छोटी छोटी सी गुहाएं पाई जाती हैं जिसमें हवा भरी हुई होती है।
इस तरीके की, ये अगर मैं माइक्रोस्कोप में दिखाऊं तुम्हें किसी जलीय पौधे की पत्ती या तना, तो उसके बीच में इस तरीके की छोटी छोटी सी गुहाएं या कैविटीज बनी हुई होती हैं, जिसमें हवा भरी हुई होती है। क्यों भरी हुई होती है बच्चों? ताकि वो जो पौधे की पत्ती या तना है वो हल्का बना रहे और वो पानी के ऊपर उतरा सके, ठीक है, या तैर सके। क्योंकि क्या होगा, अगर वो पानी के अंदर डूब जाएगा, पानी के अंदर डूब जाएगा तो फिर पत्तियां सड़ जाएंगी, क्योंकि ज्यादा Yes, पानी ma'am. पौधों के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो क्या होता है, इस प्रकार जो जलीय पौधे होते हैं उनकी जो उनमें जो ऊतक होता है उनके बीच में छोटी छोटी सी गुहाएं पाई जाती हैं, जिनको हम बोलते हैं वायु गुहा या एयर कैविटीज, ठीक Here. है, एयर कैविटीज। ये जो होती है, इन एयर कैविटीज में हवा भरी हुई होती है, जिससे कि वो पौधे पानी में उतराते हैं, ठीक है। और इस प्रकार के ऊतक को, जिसमें ये वायु गुहाएं पाई जाती हैं, उसे बोला जाता है एरेनकाइमा। क्या बोला जाता है? एरेनकाइमा। तो आप कैसे नाम से याद रखोगे? एरेन, एयर मतलब हवा, तो हवा। हवा मतलब क्या बोलते हैं, एरेनकाइमा, ठीक है। जलीय पौधों में पाया जाने वाला ऊतक जिसमें वायु कोष्ठ या वायु गुहा, कुछ भी बोल सकते हैं, वायु कोष्ठ पाए जाते हैं, एरेनकाइमा कहलाता है। यह जलीय पौधों को पानी में तैरने में मदद करता है। समझ आ रहा है सबको? Yes, ma'am. तो एरेनकाइमा का कार्य क्या हुआ? ये जलीय पौधों को पानी में तैरने में मदद करता है, ठीक है। Yes, ma'am. नेक्स्ट है कोलेनकाइमा। अभी इसके पहले था क्लोरेनकाइमा, ये है कोलेनकाइमा। Ole. कोलेनकाइमा, ठीक है, इसमें र नहीं है, ठीक है। अब कोलेनकाइमा क्या होता है ना बच्चों, आपने देखा होगा कि जो कुछ पौधे बहुत ज्यादा लचीले होते हैं, ठीक है। कुछ पौधों को की डंडियां देखना बहुत लचीली होती है, आप उनको हाथ से मोड़ सकते हो, परंतु कुछ पौधे बहुत ज्यादा कठोर होते हैं, उनको हाथ से नहीं मोड़ा जा सकता, ठीक है। तो जो पौधे लचीले होते हैं, वो जो लचीलापन पौधों में होता है, वो कौन से ऊतक के कारण होता है? कोलेनकाइमा। किसके कारण होता है? कोलेनकाइमा। Polekaima. पौधों को लचीलापन देता है और उनको यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। कौन सा ऊतक? कोलेनकाइमा, ठीक है। तो ये कोलेनकाइमा का कार्य हो गया, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। यह पौधों में लचीलापन तथा यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, ठीक है। Yes, ma'am. और आखिरी है हमारा स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा, इसका कार्य जस्ट इसका अपोजिट है। ये पौधों को लचीलापन दे रहा था, और ये जो स्क्लेरेनकाइमा है, ये पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है, ठीक है। तो जो कठोर और मजबूती के लिए जिम्मेदार ऊतक है वो कौन सा है? स्क्लेरेनकाइमा। और जो पौधों में लचीलेपन के लिए जिम्मेदार है वो है कोलेनकाइमा, Polekaima. ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि स्क्लेरेनकाइमा की ये होती है कि उसमें पाई जाने वाली कोशिकाएं जनरली मृत होती है, मृत कोशिकाएं होती है। इसका उदाहरण पता है बच्चों क्या होता है? नारियल का जो खोल देखा है आपने, जो हार्ड नारियल तो सबने देखा होगा, जो उसका वो हार्ड वाला खोल रहता है जिसको हम फोड़ते हैं, उसके अंदर से नारियल निकलता है, वो जो खोल होता है ना, वो स्क्लेरेनकाइमा का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? स्क्लेरेनकाइमा। उसमें पाई जाने वाली कोशिकाएं जनरली मृत होती हैं, परंतु वो मृत कोशिकाएं जब बहुत ज्यादा जमा हो जाती है वहां पे, तो वो इतना कठोर हो जाता है, ठीक है। तो ये जो कठोर और मजबूती का कारण होता है पौधों में, ये कौन सा ऊतक होता है? स्क्लेरेनकाइमा। और इसका उदाहरण है कोकोनट का जो वो शेल होता है, ठीक है, Yes, ये ma'am. नारियल का शेल। इसमें ये भी लिख लो, पाई जाने वाली कोशिकाएं, अधिकांश कोशिकाएं मृत होती हैं। उदाहरण है इसका नारियल का, नारियल कोकोनट शेल, ठीक है, नारियल का खोल, जो वो खोल उसका आवरण होता है, वो स्क्लेरेनकाइमा का उदाहरण है। पांचों ऊतकों का कार्य सबको समझ में आ गया? Yes, ma'am. चलो ठीक है, बाकी अगली कक्षा में पढ़ते हैं। Yes, ma'am. Bye, ma'am. बाय।